हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 9 का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 8 में जो कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर चैप्टर नंबर 9 है। अब चैप्टर नंबर 8 में हमने जनरली सारा कुछ पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल देखा था हमने। इसके अलावा हमने देखा था इसके अंदर खास तौर पर ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं और इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, ये सारा कुछ देखा था हमने एलिमेंट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 9 जो है ना, वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है खास तौर पर ग्रुप्स को पढ़ने के लिए। और ग्रुप्स जो है ना क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं सुने लेक्चर्स तो आप वो सुन लें, फिर ही आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है ये। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान है। बस चैप्टर नंबर 8 एक बार आप सुन के आ जाएं। अगर नहीं सुनना तो कोई मसले की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम इस लेक्चर में आए तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं है। आप जस्ट ये लेक्चर भी देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट मैं वैसे ही क्लियर करवा दूंगा आपके। तो मेरा तो यही होता है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो पे आ रहा है ना, उसको इतना समझा दूं कि वो फिर उसको ना ये ना हो कि यार मैंने पुराने लेक्चर्स नहीं लिए तो फिर मुझे अब ये कैसे समझ आएगा। इस तरह किसी को फील नहीं होना। ठीक है, आप जो फर्स्ट टाइम भी मेरी किसी वीडियो पे आएंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो खैर, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता है किस तरह पढ़ाता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए उनके लिए मैं खास तौर पर बात कर रहा था ये। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 9 है ना, वो डील करता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में। खास तौर पे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। आपने चैप्टर नंबर 8 अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक आए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसको हम वर्टिकल कॉलम्स भी कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। एक बात और सुन लो बस, अगर हम इस तरह जाए ना यहां से यहां पर, हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। बस ये बात आपने याद कर ली है तो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब एक छोटी सी बात और याद कर लो, फिर हम चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। अगली बात मैंने ये याद करानी है कि हम जो बात करते हैं ना ग्रुप की, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम देखें कि हमारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है, ये जो लाइन है ना, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन हमें डिनोट ये कर रही है कि मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये 1 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप नंबर 1। अब होता ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये किस तरह अरेंज किए हैं आपस में इन्होंने, कि जितने भी मेंबर्स है ना, चाहे चाहे ये मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे इस तरह अरेंज किए गए हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी हैं। ठीक है, जनरल ट्रेंड यही है कि इनकी आपस में प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। बस छोटी सी वेरिएशन आ रही है, छोटा सा जो है ना, आप कह लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ रही है। वो चेंजिंग क्यों आ रही है अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट के लिए। बस अब यहां पर आपने देखना है कि ये जौन से ग्रुप का मेंबर है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैंने कोई एटम का ना एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ना शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किसी का मैंने बनाया जिसके बाद दो शेल्स हैं। तो जो आखिरी वाला शेल होगा ना, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। याद कर लोगे, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे कि ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हो गई ये बात भी याद, ठीक है। एक छोटी सी बात और याद करते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड जो होगा उसी के मुताबिक उस स्पेसिफिक मेंबर का शेल्स भी उतने ही होंगे। अच्छा, ये बात मैंने क्या कर दी, अभी सुन लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये होता है पीरियड नंबर 1, ये होता है पीरियड नंबर 2, ये होता है पीरियड नंबर 3। ठीक है, अभी बता के आ चुका था थोड़ी देर पहले आपको कि पीरियड्स क्या होते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ इस मेंबर की, ठीक है, लिथियम की, ये लिथियम कौन से पीरियड में? आपका जवाब होगा ये पीरियड नंबर 2 में है। तो इसके पास ये दो शेल्स होंगे। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये लिथियम का होगा क्योंकि इसके पास दो शेल्स हैं। अगर मैं बात करूं इस मेंबर की, ये वाला मेंबर है सोडियम, और सोडियम कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर 3 में है। तो इसके पास होंगे कितने शेल्स? ये लाइन मैं मिटा रहा हूं। इसके पास होंगे एक, दो और तीन शेल्स। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई है। अब एक बात और, ये जिस ग्रुप में है ना, जिस ग्रुप में ये है, जिस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी देख लो, ये ग्रुप 1 का मेंबर है लिथियम, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम भी ग्रुप 1 का मेंबर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैं अगर बात करूं पोटेशियम, पोटेशियम की शेल्स कितने हो जाएंगे आपने देखना पीरियड नंबर क्या, आपका पीरियड नंबर 4 है तो इसके पास चार शेल्स हो जाएंगे। एक,
दो, तीन और ये चार। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप वन का मेंबर है। मैंने बात की है कि जो हमने अरेंज किए हैं ग्रुप्स में मेंबर्स, ये सारे के सारे आपस में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, बस छोटी सी वेरिएशन है। अब वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनके शेल्स जो है ना वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे ही हम ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं ना ग्रुप में, तो इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर ये आ रहा होगा, देखो ये ऊपर था ना लिथियम, इसका साइज छोटा है। ये सोडियम, इसका साइज बड़ा है। ये पोटेशियम, इसका साइज और बड़ा है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज कर गए। जब शेल्स इंक्रीज कर गए हैं, इनके साइज इंक्रीज कर गए हैं, तो फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी वेरिएशन शो कराएगा ये। अब वो क्या वेरिएशन शो कराएगा, यही कुछ हमने यहाँ पर पढ़ना है। थोड़ी बातें याद कर ली हैं, बस आपने याद कर ली होंगी बातें। अगर नहीं याद हुई हैं तो वीडियो दोबारा पीछे करो और दोबारा ये बातें याद कर लो। और बस छोटी सी बात ज़हन में बिठा के रख लेना कि अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाईजान एटम का साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो आपने कहना है देखो यार, नंबर ऑफ पीरियड्स भी तो इसके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर लिथियम दूसरे पीरियड का है तो सोडियम तीसरे पीरियड का है। जब पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज उसी हिसाब से होते हैं। और इसका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट था पीछे, वो चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करके आ चुका हूं मैं। और अभी के लिए आपने सिर्फ ये बात कर लेना है कि जो मेंबर जिस पीरियड में होगा उतने ही उसके बाद शेल्स होंगे। तो जब शेल्स हो जाएंगे तो वो साइज उसका बड़ा होता जाएगा। जब साइज बड़ा होता जाएगा तो फिर उसकी रिएक्टिविटी में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, अच्छा याद कर लेना, पहले ही बात मैंने समझाई थी चैप्टर नंबर 8 में, कि जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है, किस तरह उससे लिंक करता है, या फिर आप ये कह लें किस तरह उससे कोई केमिकल बॉन्ड बॉन्ड बनाता है जिससे कोई नई प्रोडक्ट बनती है। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार किस पर है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे जो ग्रुप में अंदर मेंबर्स को अरेंज किया गया है, तो उन सब के सबके मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एक जैसी है, क्योंकि उन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी एक जैसे हैं। बस केमिकल प्रॉपर्टीज में छोटी सी वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप आए ऊपर से लेकर नीचे तक, तो एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता जाता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि उसका पीरियड नंबर भी इंक्रीज करता जा रहा है। हो गई बात याद? हो गई होगी। पहली जो चार लाइंस लिखी है ना इस टॉपिक से पहले, यहां से लेकर यहां तक, वो चार लाइंस मैं आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूं। शौक है तो पढ़ लो, याद नहीं करना है इसमें से। पढ़ लो, जनरल कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, तो आपको ये लाइंस मुश्किल नहीं लगेंगी अब। टॉपिक नंबर 1 हमसे कहता है 9.1, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। अभी हम देख के आए हैं ग्रुप वन क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये Na लिखा है मैंने। और भी आप जाओ, रुबेडियम, और दो मेंबर्स और भी हैं, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1। इसकी जनरल खुसूसियत क्या है? कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। NS1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? N कर रही है नंबर ऑफ शेल्स, और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है इसका सबशेल या फिर ऑर्बिटल। और वो ऑर्बिटल, आखिरी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, या आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक है। NS1 नहीं याद हो रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, बस ये याद कर लो कि जो ग्रुप वन है उसके आउटर मोस्ट, उसके जितने भी मेंबर्स है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप वन आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप वन आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, बस याद कर लो बात को। अच्छा जी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अल्कली मेटल्स। चैप्टर नंबर 8 में से याद कर लिया था। अब एक यहाँ नहीं लिखी बात, लेकिन मैं आपको जनरल एक बात समझा दूं। यहाँ पर ना थोड़ा गन मिटाएं हम। आप देख रहे हो इसका नाम हमने देखा है, ग्रुप वन का क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। तो देखो मेटल्स आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन भाई साहब वो क्या काम है यहाँ पर? हाइड्रोजन को भी यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब हाइड्रोजन को प्लेस क्यों किया यहाँ पर? वो इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ना हाइड्रोजन की कुछ चेंज होती हैं। हाइड्रोजन गैस है, और ये बाकी सारे के सारे सारे क्या हैं? सॉलिड है। सॉलिड है तो मेटल्स हैं, मेटल्स हैं और सॉलिड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है। बस केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इसको ना टॉप पे प्लेस कर दिया। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं ना अल्कली मेटल्स की, तो हमारा ग्रुप शुरू होता है फिर लिथियम से। ठीक है, क्योंकि मेटल्स की बात करें ना, हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है ना, तो इसलिए अल्कली मेटल्स हमारा शुरू होता है ग्रुप लिथियम से। वैसे अगर आपसे पूछे ना कोई ग्रुप वन का नाम क्या है, तो आप जनरली यही कहोगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, अल्कली मेटल्स नाम है, हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, फिर लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, रुबेडियम आ रहा है, सीजियम आ रहा है, फ्रांसीसियम आ रहा है, आप यही कहोगे।
ठीक है। लेकिन 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 एक जनरली अगर मैं आपसे पूछूं ना डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो यही होता है कि अल्कली मेटल्स हैं, चूंकि ये मेटल्स हैं तो इसका जनरली ना हम कहेंगे कि ये लिथियम से ही शुरू हो रहा है। बाकी बस ये छोटी सी बात बतानी थी आपको, बता दिया तो मेरा ख्याल है मेरा फर्ज पूरा होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगली बात पर। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? इनकी रिएक्टिविटी पर। अब रिएक्टिविटी क्या होती है कि किस तरह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और किसी और के साथ जाके ये बॉन्ड बना लेंगे। तो बस यही रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और बातें लिखी, इनको जरा रीड आउट कर लेते हैं। This single electron can be removed easily, which makes these metals very reactive except the first element hydrogen, which is gas and non-metal. अब वो कहता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देते हैं और फिर किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर दे तो वो होता है वेरी रिएक्टिव। जो एलिमेंट का एटम अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर दे तो वो होगा वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये बात भी आपको याद हो जाएगी। अब कहता है हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है। क्योंकि एक्सेप्शनल केस क्यों बता के आ चुका हूं मैं आपको, ये वो नॉन मेटल है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनके साइज इंक्रीज हो रहे हैं। ऊपर वाले का साइज छोटा, नीचे वाले का साइज बड़ा, उससे नीचे वाले का साइज और बड़ा, ठीक है, और नीचे आएंगे तो और बड़ा साइज हो जाएगा। अभी मैं पहले आपको स्टार्ट में ये बात बता के आ चुका हूँ। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। अगर हम इसी बात को मान लेना कि टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, it becomes easier for an element to lose electron down the group, which is reflected in the increased reactivities of the lower members of the group. छोटी सी बात याद कर लो बस। यहां पर ना देखो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? न्यूक्लियस में प्लस बनाया है ना, तो इट मींस कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो क्या है? वो है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बात। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं आपस में? आपका जवाब होगा कि आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटम का हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जा रहे हैं। तो जो चीज दूर है वैसे ही, तो क्या वो न्यूक्लियस उस पर जोर लगा पाएगा अपना? तो हमारा जवाब होगा नहीं, उस पर जोर कम से कम लगा पाएगा। जब वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे जोर कम लगा रहा है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को खुली छूट मिल गई है, तो ये आराम से ना अपने एटम को छोड़ देगा और किसी और एटम में जाके बैठ जाएगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हम ये जनरल ट्रेंड समझ सकते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा, जिसकी बिना पर ये इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाएगा और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा क्योंकि पोटेशियम डाउन द ग्रुप, पोटेशियम नीचे आ रहा है लिथियम से और पोटेशियम का साइज बड़ा है। जब पोटेशियम का साइज बड़ा है तो पोटेशियम का न्यूक्लियस और पोटेशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत दूर दूर हो गए हैं। जब ये दूर दूर हो गए हैं तो न्यूक्लियस इतनी जोर से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा उस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से अपना एटम छोड़ देगा और किसी और से बॉन्ड बना लेगा। तो आप कहोगे कि रिएक्टिविटी पोटेशियम की ज्यादा होगी। बातें याद कर लो, बड़ी आसान लफ्ज में समझा रहा हूँ, नहीं याद होनी तो वीडियो को पीछे करके दोबारा दोबारा देखी जाओ, फिर याद हो जाएंगी। ये तो हमने पढ़ लिया पहला पैराग्राफ, और अब हम देखेंगे इनके रिएक्शंस क्या होते हैं। लिथियम कहाँ था? ऊपर था, बिल्कुल ठीक है, लिथियम ऊपर था, सोडियम होता है, Li लिखा हुआ मैंने, ठीक है। फिर पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। अच्छा, लिथियम जो है वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ। अच्छा, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्टेडली रिएक्ट करेगा, आराम आराम से रिएक्ट करेगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। गिविंग हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, ये नजर भी आ रही है। जब लिथियम की बात हो गई, अब जब सोडियम करेगा रिएक्ट तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा। इट मींस कि सोडियम जो है जब पानी से रिएक्ट करेगा तो ये थोड़ा एग्रेशन शो करेगा। जब पानी से रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फॉर्म में ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट हो ना, इतना कोई ब्लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होगा कि धुआं निकलेगा। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम बात, अच्छा धुआं जो निकल रहा है ना वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हमें कुछ धमाके की हल्की सी आवाज भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब पे ना अक्सर एक्सपेरिमेंट्स हुए भी होते हैं कि सोडियम पकड़ते हैं पानी में फेंकते हैं तो एक ना धमाका सा फील होता है हमें। तो ये हो गया वाइग्रेस रिएक्ट कर रहा है।
अब एक और टर्म आ गई, पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा, पोटेशियम और नीचे है, पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा पानी से तो वो वॉयलेट नहीं करेगा। यानी कि जितना स्ट्रांगली सोडियम ने रिएक्ट किया था ना पानी से रिएक्ट होते वक्त, तो पोटेशियम उससे ज्यादा एग्रेसिव भी रिएक्ट करेगा, तो इसको हम बोल रहे हैं वॉयलेंटली। तो वाइग्रेसली थोड़ा कम एग्रेसिव, वॉयलेंटली थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव। अच्छा अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, जब रुबेडियम रिएक्ट करेगा पानी से तो क्या होगा? आप कहोगे कि वो एक्स्ट्रा वॉयलेंट हो जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा पानी से रिएक्ट करते वक्त। गिव इट रिस्पेक्टिव वाटर सोलुबल हाइड्रोक्साइड्स, तो हाइड्रोक्साइड्स क्यों कह रहे हैं? जहां पर OH आ जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो आपको नजर आ रहा है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब हमने जनरल ट्रेंड ये भी समझ लिया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं और जब वो रिएक्शन किससे कर रहे हैं, पानी के साथ, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये कम अग्रेसिव होगा, ये ज्यादा अग्रेसिव होगा, ये और अग्रेसिव होगा, ये उससे भी ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो ये अब आपने जनरल बातें इसकी याद कर लेनी है। और एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव मेटल्स के साथ, और साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। इसी तरह अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं, इन्हीं ग्रुप वन के मेंबर्स का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन भाई साहब कहां पर है? क्लोरीन है, ये रहे, ग्रुप 17 का मेंबर है। और पीरियड नंबर कौन सा है? आप मुझे बताओ पीरियड नंबर कौन सा है बस। जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ दीस मेटल्स विथ क्लोरीन्स बिकम मोर वाइग्रस एज वी गो डाउन द ग्रुप। यही पानी वाली जो मिसाल है ना, हम यही कह सकते हैं इसको, कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्लोरीन से रिएक्शन इसका मजीद से मजीद एग्रेसिव होता जाएगा। लिथियम कम एग्रेसिव होगा, सोडियम ज्यादा एग्रेसिव होगा, पोटेशियम और ज्यादा एग्रेसिव होगा, रुबिडियम और ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगी कि लिथियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो लिथियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोरीन से कर रहा है तो हाँ क्या बन रहा है भाई? टेबल सॉल्ट बन रहा है। टेबल सॉल्ट क्या है? ये होता है ये वही नमक है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये KCl बना रहा है। रिएक्शन बैलेंस करना तो आते हैं ना आपको, चैप्टर नंबर 4 मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मैंने बड़ा आसान आसान करके ना आपको रिएक्शन बैलेंस करना सिखाए थे। तो बहरहाल ये तो बड़े आसान आसान से हुए में, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ये लिथियम है, 2Li लिखा हुआ है और 2H2O लिखा हुआ है, पता लग जाएगा आपको कि 2 लिथियम है और 4 वाटर है और 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो लिथियम 2 पूरे कर लिए उसने, और 2 ऑक्सीजन पूरे कर लिए हैं, और 2 हाइड्रोजन पूरे कर लिए हैं। देखो ये 2 है ना, ये सबके साथ ये आ रहा है 2, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये लिथियम का भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और यहाँ पर H2 हो रहा है। तो रिएक्शन यहाँ पर हमारा बैलेंस हो रहा है। बाकी रिएक्शन बैलेंसिंग कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आप खुद भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पे, काफी टाइम लग जाएगा। बहरहाल जो जनरल बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। वाइग्रस क्या होता है? वाइग्रस मीन्स होता है, वाइग्रसली इट मीन्स के अग्रेसिव नेचर, और वायलेंटली उससे भी ज्यादा अग्रेसिव नेचर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन था वो फौरन निकल रहा है अपने एटम से, और वो वाटर से जाके वो बॉन्ड बना रहा है। जब वो वाटर से बॉन्ड, इस केस में जब वो वाटर से बॉन्ड बना रहा है, जितनी जल्दी बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें रुबेडियम की, तो लिथियम के मुकाबले में तो रुबेडियम का साइज बड़ा है एटम का, तो उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इजिली अपना एटम छोड़ के वाटर से रिएक्ट करेगा। जितना इजिली छोड़ के रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, उतना ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा ये। तो सीजियम का साइज और बड़ा है, फ्रांसियम का साइज और बड़ा है। जितना डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एग्रेसिव नेचर इनकी बढ़ती जा रही है। और कॉमन चीजें क्या है? जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो रिस्पेक्टिव अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन में भी वही नेचर है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जल्दी वो एटम, जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं तो फिर वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, और इसकी जो कह लो कि एग्रेसिवनेस है वो भी इंक्रीज करती जा रही है डाउन द ग्रुप। तो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो। तो देखो कह रहा है कि लिथियम में जब हम यहाँ पर ना रिएक्ट करवाएंगे ना क्लोरीन से, तो ये हीट रिलीज करेगा। यहाँ पर वो कह रहा है हीट भी रिलीज करेगा और वाइग्रस रिएक्शन भी होगा। इट मीन्स के ये एग्रेसिव भी होगा। जब पोटेशियम का रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन से, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ना, पोटेशियम का रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन से, तो वो हीट भी रिलीज करेगा, साथ साथ वो वायलेंट रिएक्शन भी होगा, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होगा, धमाका शमाका भी कर देगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ सॉल्व, आपको परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट डील करता है मेटल की सॉफ्टनेस से और मेल्टिंग पॉइंट से। जैसे कि अभी तक हम याद करके आ चुके हैं बात की, अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारे जो एलिमेंट के साइजेस हैं, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके साइजेस हैं, तो वो बड़े से बड़े होते जाएंगे। यहां तक तो बात हम समझ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर साइज बड़े होने से क्या मेटल की सॉफ्टनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? अच्छा, मैं मेटल मेटल क्यों कह रहा हूँ? आपको पता है हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, और ग्रुप 1 का नाम ही अल्कली मेटल्स है।
तो जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सारे के सारे मेटल्स ही हैं। ये बात तो खैर आपने याद कर ही ली होगी। बहरहाल अब जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ना वो ये करेंगे, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे एटम के साइज जो है ना वो इंक्रीज होते जाते हैं। ये साइज इंक्रीज होने की वजह से होता ये है कि एटम टू एटम जो इंटरेक्शंस हैं, एक एलिमेंट है, लिथियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। अब जो एटम टू एटम इंटरेक्शन होती है या फिर एटम टू एटम बॉन्डिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। एटम और एटम ये जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए होंगे ना, इसको हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। अब इसमें जैसे ही साइज बड़ा होता जाता है ना डाउन द ग्रुप, तो इनकी आपस में इंटरेक्शंस जो एटम्स की होती है ना वो वीक पर वीक पड़ती जाती है। जैसे ही वो इंटरेक्शंस वीक होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा मेटल सॉफ्ट पे सॉफ्ट होता जा रहा है। तो रिजल्टिंग हम ये बोलेंगे कि हमारा जो टॉप पर हमारा जो एलिमेंट है ना वो अमूमन सॉफ्ट होता है, ग्रुप वन है ना सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर हम नीचे आएंगे, सोडियम पोटेशियम और इससे नीचे और जाएंगे, तो हमारा एलिमेंट की जो सॉफ्टनेस है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम कम सॉफ्ट है, लिथियम कम सॉफ्ट है और पोटेशियम ज्यादा सॉफ्ट है। और इसके मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम से नीचे जो रुबीडियम सीजियम है वो और ज्यादा सॉफ्ट है। तो हो गया पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ना वो कहता है मेल्टिंग पॉइंट। अब चूंकि एटम टू एटम इंटरेक्शंस इतनी वीक हो चुकी हैं डाउन द ग्रुप आते हुए, तो फिर हम जरा सी भी इसको हीट देंगे ना तो ये जो इसका सॉलिड नेचर है ना वो अब खत्म हो जाएगी और फिर ये मेल्ट हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने की वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटम टू एटम इंटरेक्शंस भी वीक हो रही हैं। जब वो वीक हो रही हैं तो हमारा जो एटम है वो एलिमेंट जो है हमारा वो सॉफ्ट होता जा रहा है। और इसी तरह हमारे एलिमेंट के जो नेचर है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम से कम होती जा रही है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर तक ना इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अभी बनवाऊंगा, टॉपिक पूरा पढ़ लें फिर बनाते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट वाली बात भी आपको क्लियर हो गई है, क्योंकि ना मेल्टिंग पॉइंट देखो डिपेंड किस पे करता है। जब एटम जो है ना आपस में, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है ना वो आपस में जोर से आपस में उन्होंने अपने आप को ना इंटरेक्ट किया, वो अपने आप को जोड़ कर रखा हुआ हो। जब साइज बड़ा हो रहा है तो एटम की इंटरेक्शन ही वीक होती जा रही है, क्योंकि एटम्स दूर दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से साइज बड़ा होने की वजह से। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ये जो इनके दरमियान में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग तोड़ने में हमें आसानी होती है। तो हम थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इस बारे में मैंने जिक्र चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी किया था। तो अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो ये पॉइंट तो मेरा नहीं ख्याल किया आपने इसको ना समझ आया हो आपको ये। बहरहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो डील कर रहा है डेंसिटी को। और हाँ, बस डेंसिटी को ही डील कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर डेंसिटी को किस तरह डील कर रहा है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और मैं पहले आपको समझा दूं क्या होता है। अब जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी उसका ना फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर हम पढ़ के आते हैं। आपने शायद पढ़ा हो पहले छोटी क्लासों में या फिर फिजिक्स में पढ़ा हो। डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमारे जो एटम्स है ना उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, यहां पर आप देख सकते हो जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब के जो एटॉमिक नंबर्स हैं ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, यहां पर देखो लिथियम का नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। पता लग गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करें। अच्छा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखना हमने। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़े तो हम कहेंगे कि हमारे एटम के अंदर क्या हो रहा है, एटम के अंदर मास ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। जब मास ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि हमारे डाउन द ग्रुप आते वक्त एटम का मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारे एटम का जो साइज है ना वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम को उर्दू में मैं आपको समझाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम वो चीज होती है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज कितनी जगह घेरती है। जब साइज बड़ा होगा तो जगह ज्यादा घेरेगी। आप खुद ही समझ लो, एक पेन ज्यादा जगह घेरेगा या फिर एक पूरी बुक ज्यादा जगह घेर लेगी। आपका जवाब होगा कि बुक बड़ी है, चूंकि तो बुक जो है ना उसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आते वक्त हमारा एटम का मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। जब मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब छोटा सा एक ट्विस्ट है, वो ये है कि वो कहता है कि जो मास है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम।
डाउन द ग्रुप आते वक्त मैस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो हम कहेंगे डेंसिटी और मैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या डेंसिटी, एक सेकंड ये ठीक हो जाए जरा। चल भाई तुझे क्या हो गया। देखें, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, रो का डायरेक्ट रिलेशन है मैस के साथ। तो जब मैस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम की निस्बत, तो फिर डेंसिटी भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं चूंकि वॉल्यूम की निस्बत मैस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जब मैस इंक्रीज हो रहा है, चूंकि मैस का ताल्लुक जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ, इसलिए जब मैस इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इसकी इंक्रीज होगी। अब हम छोटा सा पॉइंट पढ़ लेंगे, देखो आप बात समझ आ गई होगी। As we go down the first group, both the size and volume of the atoms increases as the number of electrons and proton increases। ये बातें बता के आ चुका हूँ कि mass भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। बट द इंक्रीज इन द mass of an element is greater than the increase in volume। तो वो कह रहा है कि ना मैस और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो मैस इंक्रीज हो रहा है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। सो द डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी बराबर है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो फिर वो क्या होगा? इंक्रीजेस ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। हो गई बात क्लियर? याद कर लो, मैस भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन बस छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मैस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। चूंकि मैस और डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब मैस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फिर डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता ना तो फिर डेंसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही होती, इनवर्स रिलेशन होने की वजह से। ओके जी। अब यहां पर आप डेंसिटीज देख लें। अच्छा, ये अगर हम डेंसिटीज को पे गौर करें ना, तो लिथियम की डेंसिटी 0.53 है, सोडियम की 0.97 डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। छोटी सी वेरिएशन है, छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। वो क्या कि यहाँ पर ना आप कह लेंगे सोडियम और पोटेशियम के दरमियान में ना डेंसिटीज जो है ना, थोड़ा जनरल जो ट्रेंड है ना हमारा, उससे थोड़ी सी ऑपोजिट काम हो रहा है। बस एक छोटा सा आप ये कह लें वेरिएशन आ रही है, लेकिन आगे जो है ना ट्रेंड जनरल वही है कि डाउन द ग्रुप आ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब ना यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी मैं क्लियर करवा दूं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के नाम से, इसको भी अभी हम देखते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ऊपर टॉप से शुरू कर रहे हैं, लिथियम से, फिर सोडियम आ रहा है, फिर पोटेशियम आ रहा है, वो हल्के होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। बट रुबीडियम सिंक्स इन वाटर, लेकिन रुबीडियम भारी होता है, इसलिए रुबीडियम कौन सा है? जो पोटेशियम के बाद आ रहा है नीचे ग्रुप में, ठीक है, ये ये रुबीडियम है, ठीक है। तो वो पानी के अंदर जाता है तो वो डूब जाता है। ये अभी हम बात करें रिएक्टिविटी की, नहीं, रिएक्टिविटी की बात हम ऊपर करके आ चुके हैं। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो फौरन रिएक्शन भी कर देगा। रिएक्शन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा और हाइड्रोक्साइड बना देगा अपना, और साथ साथ जो है ना एक वॉयलेंट रिएक्शन होगा जिसमें धमाका या ब्लास्ट ब्रूस्ट टाइप चीज भी हो सकती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे डील करें डेंसिटी को। जब डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा होती है ना, वो पानी में नीचे जाके बैठ जाती है। सीजियम एक्सप्लोड्स ऑन कॉन्टेक्ट विद वाटर। सीडियम सीजियम जो है ना वो तबाह हो जाएगा, धमाका कर देगा एकदम जब वो पानी से कांटेक्ट में आएगा। पॉसिबली शैटरिंग द कंटेनर, और जिस कंटेनर के अंदर या जिस बीकर के अंदर या किसी ग्लास ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर भी हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, वो उसको शैटर कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बात जिन्हें बिठा लो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम कह रहा है ये लाइटर है पानी से। अब ये बात हमें किस तरह पता लगेगी? यहां पर आ जाओ दोबारा से। पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वो होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस कि वन बड़ा है, 0.53 छोटा है, वन बड़ा है, 0.97 छोटा है, वन बड़ा है, 0.96 छोटा है। इसका मतलब है कि डेंसिटी पानी की ज्यादा होती है लिथियम सोडियम और पोटेशियम से। तो क्या होगा? जब ये पानी से हल्के हैं, डेंसिटी कम है, यानी कि पानी से ये हल्के हैं, तो ये पानी के ऊपर ही रहेंगे और रिएक्ट करेंगे, वो अलग बात है, रिएक्शन तो होना ही होना है, लेकिन डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ये पानी के ऊपर रहेंगे। और ये रुबीडियम भारी है, सीजियम भी भारी है पानी से, तो ये जाके नीचे जाके बैठ जाएगा। अच्छा, नीचे जाके जस्ट बैठेगा नहीं, एक ये, और विद इन नो टाइम जैसे ही पानी से कांटेक्ट कराएंगे ना, असूलन जाएगा नीचे को ये, लेकिन फौरन जो है ना रिएक्ट करते वक्त ये एकदम ब्लास्ट ब्रूस्ट कर जाएगा। ठीक है, जो अभी हम बातें पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में। तो जी मेरा ख्याल है कि हमने टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में से याद क्या करना है और किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे आपको मैं पहले मार्क करवा दूं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन बना है ना ऊपर एक्सरसाइज वाला, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अलग से मैंने पीडीएफ पे लिखा हुआ है, जिस तरह मैं करता आता हूँ, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। एक सेकंड बस ये गन खत्म कर देना यहाँ से, तो फिर क्वेश्चंस भी लिखने में हमें आसानी होगी। ओके, एंड से ऊपर आते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट किसको डील कर रहा है? आपका जवाब होगा कि ये जो पॉइंट है ना वो डील कर रहा है डेंसिटी को। तो हम इसका क्वेश्चन बना लें।
तो क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। व्हाई डज द डेंसिटी why does the density of group 1 elements increases down the group। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर्स में, और आपने इसका आंसर यहां से लेकर यहां टेबल काट दो, यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे ऊपर वाले पॉइंट पे, और ऊपर वाला पॉइंट मेटल की सॉफ्टनेस और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को डील कर रहा है। तो अब हम इसका भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप वन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोट करवा रहा हूं, आप खुद देख लो। ठीक है, व्हाई डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप वन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिख सकते हो ना, बस ठीक है लिख लो। यहां से लेकर यहां तक याद कर लेना है आपने इसको। दो क्वेश्चंस हो गए शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। अच्छा, यहां पर सिंपल बन सकता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विथ क्लोरीन। ठीक है, ओके। और आपने कहां से कहां तक लिखना है, यहां से लेकर यहां तक तीन रिएक्शंस हैं, वो आपने लिख देने हैं इसके। सिमिलरली एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। तो चार बन गए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर ये लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, आपने यही इसकी हेडिंग डालनी है के प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, और ये जो जितने भी बातें हैं ना, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देनी है। कैसे, स्टार्टिंग में आपने हेडिंग बनानी है अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स की हेडिंग बन गई, फिर आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक है, फिर आपने जहां पर ये बात खत्म होगी ना, उससे अगली लाइन पे आना है। अगली लाइन में आपने फिर एक्सप्लेन करना है कि हम्म, अगली लाइन में आपने ना एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है। किसकी, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है आपने, और फिर यहां से लेकर आपने यहां तक लिख देना है। स्टार्टिंग करना है आपने अल्कली मेटल की हेडिंग डाल के। ठीक है, बड़ी हेडिंग आपने ये होगी, सब हेडिंग आपकी अल्कली मेटल्स की होगी, जो आप यहां से यहां तक लिखेंगे। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है, फिर यहां से यहां तक लिख देना है। फिर यहां से वही बात जब आपको बता रहा था कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, या फिर आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपने सिर्फ हेडिंग ये डालनी है, रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। जब और फिर जब इस बारे में जिक्र करेंगे आप क्लोरीन वाले में, तो आप कहेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। और इसके बाद आपने यहाँ पर जब अगर लॉन्ग लिख रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पर जस्ट मेल्टिंग पॉइंट की हेडिंग डाल देनी है, और यहाँ पर आपने डेंसिटी की हेडिंग डाल देनी है, और फिर ये पॉइंट डिस्कस कर देने हैं। शॉर्ट में क्या करना है, लॉन्ग में क्या करना है, सब तरीके से मैंने बता दिया। अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब जस्ट ये बात रह गई है इसका एक क्वेश्चन, बस ये मैंने लिखा हुआ, ये कर लेते हैं सॉल्व इसको। अच्छा जी, पहले भी मैंने किसी को पढ़ाया हुआ ये, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गन मचा हुआ है, इसको हम रेस कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन हमसे कहता है कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी इन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अभी तक हम बढ़ के आ गए हैं कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। और रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जा रहा है। न्यूक्लियस इतनी इतनी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो सकता है अपना एटम छोड़ के। अपना एटम छोड़ के रिमूव होगा और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो वही बात है, आप पानी से रिएक्ट करें, आप क्लोरीन से रिएक्ट करें, आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हैं, इट मींस कि आपकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। इसलिए अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते वक्त भी हम पुराना असूल ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। एज वी मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, पढ़ के आ चुके हैं। अल्कली मेटल्स रिएक्ट मोर क्विकली एंड स्ट्रांगली विद ऑक्सीजन। तो जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे तो अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे रिएक्शन करते वक्त ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये कम
वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये मजीद अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। वही पुरानी बातें जब हम पानी के केस में और क्लोरीन के केस में देख के आ चुके हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि लिथियम रिएक्ट करेगा स्लोली विद ऑक्सीजन के साथ, आराम से रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, वाइल पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट करेंगे वेरी रैपिडली एंड मे इवन कैच फायर। तो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, इवन के आग भी लग सकती है। दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन ऑयल। तो अल्कली मेटल्स को हम ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, ताकि वो हवा से रिएक्ट ना हो पाए। अब क्यों हवा से रिएक्ट ना हो पाए? हवा जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन हवा के अंदर है ना, इससे खुदा ना खासा रिएक्ट ना हो जाए अल्कली मेटल्स, तो इससे बचाने के लिए हम इसको ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं ताकि इस पे हवा ना पड़े। तो जी ये लेक्चर अब हमारा हो गया खत्म। मेरा ख्याल से लेक्चर काफी लंबा हो गया। चलो खैर जो भी हो गया, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट तो सारा समझ लिया ना इसमें। अब आपने क्या करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।